देखिए, एक कहावत है, बड़ी फेमस है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं, हर्षिल माहेश्वरी जी की, जो अपने जीवन में एक बार नहीं कई बार गिरे, बट वो हर बार उठे, हालातों से लड़े और आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया है जिसके बाद उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? जी सर, इतनी बार फेलियर्स को देखते हुए भी, जो कि बचपन में हमें सब को सिखाया है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम आपके सामने आज लेके आने वाले हैं। तो लेट अस वेलकम मिस्टर हर्षिल माहेश्वरी, AR4 सिविल इंजीनियरिंग गेट 2025 इन दिस पॉडकास्ट। सो हर्षिल, रैंक 4 लाके कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस मेहनत में मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, बट पीडब्ल्यू का पूरा सपोर्ट रहा और फाइनली सिंगल डिजिट रैंक लाके तो अलग ही मज़ा आ रहा है। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई तुम्हारी, राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज? सर अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो मैंने 10th जब वो ख़त्म की तो मेरे 9.2 सीजीपीए थे। कॉन्फिडेंस एकदम हाई था, तो मैंने पीसीएम सेलेक्ट कर लिया और मैं हमेशा से बैक बेंचर था। मैंने पीसीएम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने भी मेहनत की हर बच्चे की तरह। जेईई की तैयारी मैंने चालू कर दी थी। स्टार्टिंग मैंने मेहनत की पर धीरे-धीरे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता गया, मेहनत कम होती गई। तो फाइनली आते-आते मेरा जेईई का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा और उसके साथ में मेरा बोर्ड्स का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब हो गया। फाइनली जब मेरा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया तो मेरे 60% थे और जेईई में मेरे 77 परसेंटाइल आए थे। तो इस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस था। तो इसके लिए फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। 1 साल मैंने बहुत ढूँढा कि मुझे आगे क्या लाइन लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। फाइनली मैंने मेरे फ़ादर से कंसल्ट किया। वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल से। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें सब्जेक्ट क्या पसंद है। मैंने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है और मैकेनिक्स पसंद है। तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे कि एक तुम्हारे पास मैकेनिकल है, एक सिविल है। दोनों इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करते हैं। इनमें से एक चूज़ कर लो और अगर इंजीनियरिंग करनी है तो इस लाइन में आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने फाइनली सोच समझ के फिर सिविल ऑप्ट किया। अब क्योंकि मेरा स्कोर बहुत लो था और उस टाइम कोविड भी हिट कर गया था, तो उससे मेरे को बहुत लॉस हुआ। फाइनली मेरे को स्टेट्स का फॉर्म भर के एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ गया, तो वहाँ की भी जर्नी मेरी लगभग रफ़ ही थी, स्टार्टिंग से ही रफ़ थी। मैं फर्स्ट ईयर गया तो कोविड चल ही रहा था। तो जब फर्स्ट सेम का पेपर आने वाला था तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ऑनलाइन पेपर करवा रहे थे। तो मैं एकदम चिल था कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में तो पास हो जाएँगे। बट जस्ट लगभग 5 से 6 दिन पहले हमारे कॉलेज का नोटिफ़िकेशन आया कि हम ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, आपको कॉलेज आना है। और कॉलेज में हमारे हॉस्टल भी नहीं था। तो मुझे जस्ट 1 हफ्ते पहले सारा सामान बाँध के वहाँ जाके रूम ढूँढना, ये सब करना। वहाँ पहुँचा मैं और फिर क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम सर पे थे, पढ़ा कुछ था नहीं, तो वहाँ से बुक्स वगैरह उठाई मैंने। एक मेरा सब्जेक्ट था तब कंप्यूटर रिलेटेड पीपीसीएम। सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए बट क्योंकि कंप्यूटर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, उसमें मेरा बैक आ गई। तो वहीं से मतलब डाउनफॉल चालू हो गया। फिर फाइनली सेकंड सेम ऑनलाइन रहा हमारा कंप्लीटली, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे वहाँ भी बैक लग गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ऑफिसेज़ घूमा और फिर वो लगभग क्लियर हो गया था 4th सेम तक। उसके बाद सेकंड ईयर पे आके मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत हो गया, अब कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने फिर सारे एग्ज़ाम्स देखे कि सिविल रिलेटेड कौन-कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। सारे एग्ज़ाम्स एक्सप्लोर किए मैंने। फाइनली मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स में है, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुझे पसंद है। तो सामने आया गेट और थर्ड ईयर के अंदर मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया। तब कुछ था नहीं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स थे कुछ, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और मैं उनको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था। फाइनली थर्ड ईयर मैंने कुछ-कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन यूट्यूब से किए। फोर्थ ईयर आते-आते पीडब्ल्यू का बैच लॉन्च हुआ, फर्स्ट बैच। तो वो एक तरीके से लाइफ़लाइन था मेरे लिए। मैंने वो लिया और फिर वहाँ से पीडब्ल्यू के साथ मेरी जर्नी चालू हुई थी। वेरी नाइस सर, काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने स्टार्ट की। जस्ट सर, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, यार अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज तुमने ज्वाइन किया, हालांकि एवरी कॉलेज इज इन इटसेल्फ इज अ गुड इंस्टीट्यूट टू स्टडी। हुँ। तुमको कैसा लगा? अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज से हमें रिजल्ट्स मेरे ख्याल से बहुत कम मिले आज तक। बहुत कम। You were one of the toppers that I have came across in my career from Ajmer Engineering College. तो क्या इतने बड़े बैच में से तुम अकेले निकले? कैसे ये पॉसिबल हुआ? और बच्चे नहीं आ पाए?
आपके बैच से? सर कॉलेज की एक्सपेक्टेशन जो हम एक स्टूडेंट रखता है वो तो नहीं मिली थी मुझे क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल नहीं था। स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक था पर वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं था। तो वहाँ जाके मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अगर इस लेवल पे अगर मैं रह गया तो मज़ा नहीं आएगा आगे। इस लेवल से मुझे ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो मुझे अपने आप को सबसे थोड़ा-सा अलग रखना पड़ा उसके लिए। वहाँ की मेंटालिटी से थोड़ा-सा अपने आप को अलग रखना पड़ा। मतलब सर, हमारे आसपास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो यही बस बोलते रहते हैं कि मेरे को आईआईटी नहीं मिला, मेरा गेट कैसे होगा, मेरे को एनआईटी नहीं मिला, मेरा गेट कैसे होगा, मैं प्रीमियर कॉलेजेस से नहीं हूँ, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे जो है मेरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, मेरा गेट कैसे होगा? तुमको नहीं लगता था ऐसे आईआईटी के बच्चे को तुम कैसे कॉम्पीट कर लोगे? ऐसा बिल्कुल डर लगता था कि आई ऑलरेडी जो बच्चे मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको बीट करना तो मुश्किल ही होगा और इवन ये डाउट मैं 1 दिन पहले तक था मेरे अंदर और फाइनली रिज़ल्ट आ गया, तो अब थोड़ा मेरे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अब लगता है डूएबल है, अब आगे के भी एग्जाम फोड़ दोगे, यस सर, है ना? पक्का बिल्कुल तो? सर। तो मतलब इससे आप स्टूडेंट्स को ये कहना चाहोगे कि यार मेरा अगर हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। यस सर, मतलब मुझसे नीचे तो शायद ही कोई स्टूडेंट होगा और मैंने जितने डाउनफॉल खाए हैं, उतने भी शायद ही किसी ने खाए होंगे। तो बस एक कंसिस्टेंसी रखनी होती है स्टूडेंट को। आप में मैं आपका मेंटल लेवल है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क भी मत रखो, कंसिस्टेंसी। टाइम लगेगा पर होगा, कभी ना कभी होगा। मैं वापस आना चाहूंगा, आपने पराक्रम बैच मेंशन किया था, पहला बैच था। यस सर, आप किस ईयर में थे? तब मैं फाइनल ईयर में था। फाइनल ईयर में थे। कॉलेज के साथ बैच मैनेज हो रहा था? सर कॉलेज के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है पर इम्पॉसिबल नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल होता है और मेरा टाइम मैनेजमेंट वैसे बहुत ख़राब था। मैं स्टार्टिंग में लाइव करता था बट क्योंकि सेमिनार्स, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, तो धीरे-धीरे मैं रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया और फिर मैंने वैसे ही अपनी जर्नी कर रखी रिकॉर्डेड पे। फिर आपने गेट दिया फाइनल ईयर में? नहीं सर, क्योंकि फाइनल ईयर में जो हमारे सेमेस्टर और एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल ईयर, वो तो हमारी ईएसी के एकदम ईएसी उनके बीच में ही आ गया और मिड टर्म्स हमारे जो होते हैं, वो भी जस्ट गेट से पहले थे, तो इतना प्रेशर आया था कि गेट एग्ज़ाम के दिन तो मैं बीमार ही हो गया और मैं अटेम्प्ट तक नहीं दे पाया। इवन ईएसी का भी मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया, जिसका मैंने फॉर्म भरा हुआ था। तो आपने वो अटेम्प्ट नहीं दिया था नहीं दे गेट पाया का। था सर। फिर आपने कॉलेज पास कर लिया। यस सर। क्या सीजीपीए था? सर 8.52। 8.52। ठीक है, दैट्स ए गुड सीजीपीए। मतलब आपकी 1-2 बैक्स भी लगी, आपने उसके बाद भी चीज़ों को बेहतर परफॉर्म किया। और पराक्रम बैच ने क्या आपको आपके कॉलेज में अच्छे मार्क्स के लिए भी, ठीक है, मदद करी? सर क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में जॉइन किया था पीडब्ल्यू, तो ऑलमोस्ट सारे कोर सब्जेक्ट खत्म हो गए थे थर्ड ईयर तक। पर ऐसा लगता है आपको कि पहले ज्वाइन कर लेते सेकंड थर्ड ईयर में तो यार बहुत फायदा हो जाता? सर क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में सारे सब्जेक्ट्स रट-रट के निकाले, अगर पीडब्ल्यू मिल जाता तो कॉन्सेप्ट समझ के निकालता मैं वही चीज़ें। मतलब यू वर सेटिस्फाइड विद द पीडब्ल्यू फैकल्टीज, जो मेहनत हुई? यस सर। सर ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ, सही बताऊँ, कि कॉलेज में इतना, मैं तो सर आपको पता है आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, देन आल्सो आई थिंक कि काश ये ऑनलाइन सपोर्ट ना मुझे कॉलेज में भी मिलता, तो एक मेरी भी एक सिविल इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग ना और थोड़ी डेप्थ में होती, व्हाट आई फील। और आप भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो कि यार ये टेक्नोलॉजी अगर या ये बैच पहले मिल जाता। यस सर, क्योंकि अभी मैं इतने सारे टॉपर से मिला, ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स थर्ड ईयर के से ही हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी मिल गई, कितना फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। इनका साल वेस्ट नहीं हुआ, इनकी वही जर्नी और स्मूथली चली और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ चली। तो जागो बालक जागो, सेकेंड ईयर में हो तो इट्स वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और गेट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता आपका, बट ये श्योर है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग से प्यार ज़रूर हो जाएगा, फिर तो जर्नी बहुत आसान है, नहीं सर? फिर आपने क्या किया? फाइनल ईयर गेट नहीं दिया, फिर क्या किया? सर मैंने एक फॉर्म और भरा था बार्क का, बीएआरसी का। उनके साइंटिस्ट की पोस्ट की एक वैकेंसी निकलती है। वो मैं दे पाया था पेपर। उसकी कट ऑफ नियरली 104 गई थी और मेरे 97 के आसपास आए थे। तो उससे हल्का-सा मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है, मैंने तैयारी की थी, कुछ मेरा लेवल है। ऑल्दो मैं डाउन था, तब मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था। बिना कुछ पूछे भी उनको पता था कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना है। तो वहाँ पे उनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा और मैंने फिर रीस्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि मुझे बैच कौन-सा लेना चाहिए। मैंने देखा कि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं विजय बैच ऑप्ट किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि टाइम लेक्चर्स में कम इन्वेस्ट करके मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करूँ। मैं विजय बैच में गया। तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया यार, पहले साल फिजिक्स वाला में था, गेट वाला के साथ तैयारी की, कुछ हुआ नहीं, अब इंस्टीट्यूट चेंज कर लेना चाहिए, अब किसी और के साथ जाना चाहिए? फिर भी हमारी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस था तुमको, नहीं होगा तो यहीं से होगा, नहीं तो नहीं होगा।
सर क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ चुका था, क्वेश्चंस मुझसे लग रहे थे, ऑल्दो मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया, पर मुझे पता था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और जो ये पढ़ा रहे हैं, वो अप टू द लेवल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यू आर सेटिस्फाइड विद द टीचिंग कि भाई यहाँ से हो रहा है तो यहीं से ही होगा। यस सर, करेक्ट। यस सर, फिर विजय बैच लिया, विजय बैच में क्वेश्चंस मिले, यस सर, फैकल्टीज ने प्रैक्टिस करवाई, Yes, sir. उससे मदद मिली होगी। बिल्कुल मिली सर। क्योंकि विजय बैच के उनके लिए है जिन्होंने आप लगभग कोर्स 75% 80% कोर्स कंप्लीट कर रखा है और एक लेवल अप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी एक लेवल अप ही होते हैं। तो बच्चे को एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि अगर आप वो बैच ले रहे हो तो एक लेवल अप के क्वेश्चंस आएँगे, आप मॉडरेट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ना करें वहाँ पे। वहाँ पे मैंने किया, फिर फाइनली एक चीज़ लॉन्च हुई थी जो बहुत बढ़िया थी, वो थी रैंकर्स क्लब। हम्म, वो मैंने देखा, पढ़ा उसके बारे में, क्या-क्या है, टीचर्स ने वीडियोज़ डाले उस बारे में, तो लगा यार इसमें तो जाना पड़ेगा। उसका पहला पेपर दिया, रैंकर्स क्लब का एक्चुअली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, कि जो इसमें इवन मीडियोकर भी परफ़ॉर्म करते हैं, उनको भी एडमिशन मिल रहा था उसके अंदर, उस क्लब के अंदर। मैंने किया, उसमें आ गया मेरा नंबर, रैंकर्स क्लब में गए, अब वहाँ पे लगातार उस टेस्ट हो रहे थे, टीचर से बात हो रही थी, तो अपना लेवल भी पता चल रहा यार था। इतना सपोर्ट दिया, पैसे भी लिए होंगे खूब सारा तुमसे फिजिक्स वाला ने। सर दोनों बैच मिला के लगभग 12 टू 13,000 ही मैंने इन्वेस्ट किया है और PW रैंकर्स में। क्लब वो उसका तो यार मेरे को लग रहा है इतना सपोर्ट दिया है तो लाख रुपया तो लिया होगा नहीं तुमसे। सर, एब्सोल्युटली फ्री था। फ्री? अरे रैंकर क्लब भी फ्री। बस प्रूव करना पड़ा, जोक्स अपार्ट। हाँ। भाई हमारा रैंकर्स क्लब सबके लिए एकदम फ्री था, जो डिजर्विंग था हम्म, हमने उनके लिए लॉन्च किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर पीछे पड़ गए थे पिछले साल कि सर हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो भी वाला कि आप डिजर्व करते हो, आओ बी कनेक्टेड विद अस, आप मेहनत करो। जैसे कि हम सर बार बार क्लास में बोलते हैं, आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा हम आप पे मेहनत करके दिखाएंगे। बट अगर आप ही गिव अप कर दोगे तो बेटा फिर ये आपने फील किया होगा यस सर। कि आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा टीचर्स लगे हुए थे। रात को 10:30 बजे हम लोग सेशन लेते थे। यस सर, मतलब आपके तो सर जब देखो मैसेज आए हुए थे, आप बस पूछते रहते थे कि हर्षल प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मुझे ये अजीब सा लगता था कि क्या बताऊं सर, इतनी बार सर मतलब पूछते थे। दैट्स गुड। अब इसके बाद क्या? रैंक 4। सर जो पहले मेरा मोटिव था वो था जॉब का। अब एक पीएसयूज़ हैं और नेक्स्ट है आईईएस। तो अब आईईएस का प्रिपरेशन ऑनगोइंग है और पीएसयूज़ के भी सारे इंटरव्यूज़ मुझे देने ही हैं। तो बेसिकली जॉब ही मुझे नेक्स्ट करना है। दैट्स गुड। देखो जॉब तो करना ही है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड हो। यस सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। नहीं, गेट रैंक 4 आ गया इसका मतलब थमना नहीं है, क्योंकि पिछली बार सर हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिए थे ईएससी के, तो सब गेट के टॉपर्स थे। गेट टॉपर्स थे और इसका बहुत फायदा मिलता है। गेट टॉपर्स होने के बाद इंटरव्यू में बहुत कुछ, एक आपका जो डैफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें लिखा जाएगा यू आर AR4। अब देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसमें कि दे विल सी यू आर फ्रॉम अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज। पैनल को भी पता है ना अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, देन दे विल सी यार AR4 इन गेट, दे विल अंडरस्टैंड हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव पुट इन। मतलब एवरीबडी वांट्स सच अ टीम अराउंड देम जो हर वक्त हर हालात में लड़ने के लिए रेडी रहे। डोंट दे आर नॉट लूजर्स इन लाइफ, they are always will come Fighters. out as a fighters and ultimately the winners। तो ये अच्छा रहा, वेरी गुड। फाइनली बच्चों को क्या मैसेज दोगे? सर मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ, आप पहले तो डिसाइड करो आपको करना क्या है और वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। आपको टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, ये डिसाइडेड होना चाहिए आपका। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के अंदर आपका माइंडसेट एकदम अच्छा होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। फाइनली पीडब्ल्यू के ऑनलाइन कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं। आपको कम प्राइस के अंदर एक बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है, जो आपकी कॉलेज एजुकेशन में भी आपका बहुत सपोर्ट करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी रखूंगा मैं सर। सब कुछ उसके साथ में जॉइंट है, इंटरकनेक्टेड है, पर कंसिस्टेंसी बच्चे में होनी चाहिए, बाकी सब हो जाता है। सर एक चीज़ मैं भी पूछना चाहूँगा इनसे, अब ESC की तैयारी वापस स्टार्ट कैसे करोगे? सर क्योंकि ईएससी का थोड़ा सा सिलेबस वास्ट होता है और उसमें थोड़ा जनरल साइंस वाला भी पोर्शन आता है, तो पहले तो मैं जनरल साइंस पे फोकस करूंगा। GS मतलब जनरल स्टडीज, यस सर। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जिसको बेटर वर्ड टू डिफाइन इट, क्योंकि अब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो GS पोर्शन या इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पोर्शन डिफरेंट है, तो कैसे उसको आप तैयार करोगे? सर तो वही पीडब्ल्यू का कोर्स लॉन्च है उसके लिए अगेन वहीं से वापस तैयारी। और जो टेक पोर्शन है वो थोड़ा सा और वाइड जाना, क्योंकि डेप्थ में तो मैं गेट के लिए जा चुका हूँ, अब उसको थोड़ा वाइड जाना, थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना। तो स्टार्टिंग तो प्री के लिए यही प्लान है।
नोट्स वगैरह बने हुए हैं सारे, यस सर, हैंड रिटन नोट्स बनाए? यस सर। तो यार हम तो नोट्स देते ही थे, फिर भी हैंड रिटन नोट्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे हिसाब से? सर हैंड रिटन नोट्स मतलब हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो इंजीनियरिंग में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप जब लिखते हो तो ये आपके दिमाग में सेट होती है वो चीज़। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, उसका सॉल्यूशन जब तक वो हाथ से नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का। आलस त्यागो, समझ रहे हो? यही हम तुमको क्लास में बोलते हैं, खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स काम आएंगे। हम तो तुमको नोट्स दे ही रहे हैं, दे आर जस्ट टू सपोर्ट यू, बट अल्टीमेटली योर हैंड रिटन नोट्स शुड वर्क। हमने हर्षिल से पूछा था सर एक सेशन में कि भाई तुमने कितनी बार रिवीजन किया, पता है इनका जवाब क्या आया? सर मैंने इतनी बार रिवीजन किया, इतनी बार रिवीजन किया कि सर पन्ने फटने लगे। मतलब पन्ने फट गए ऑलमोस्ट, मतलब वो इतने पतले हो गए वो घिसते घिसते पन्ने की, ऑलमोस्ट दे आर डाइंग अवे। तो तुम पूछते हो ना कितनी बार रिवीजन करना है, तो रिवीजन इतनी बार करना है। नोट्स ऐसे बनाने जो तुम लिखोगे वही तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। जी यस सर, सही बोल रहा हूँ एकदम? बिल्कुल ऐसा सर। तुम भी फील करते थे? यस सर। वेरी नाइस। सर इसी बात से याद आता है कि बेसिकली इनके साथ नहीं सर, हर टॉपर के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबकी सबकी यही कहानी है। हम भी जब अपनी तैयारी करते थे तो इतनी बार रिवीजन किया था कि वो पन्ने फटने लगे थे, फटने लगे, गल गए थे वो पन्ने, पसीने से गल गए थे। मुझे तो याद है सर, मुझे तो जब मैं पढ़ाना चालू किया तो मेरे पुराने नोट्स सब खत्म ही हो गए थे। आई हैड टू स्टार्ट फ्रेश। वेरी गुड। अभी एससी के लिए सर ऑल द बेस्ट। आप ऑल द बेस्ट वी आर ऑल टीम इज देयर, और हमारी जो है जीएस की टीम इज ऑल रिफर्बिश्ड। वी वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। और अच्छा लग रहा है सर, ये बार बार हमारी टीम पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। मतलब आप ट्रस्ट रखो भाई, विश्वास रखो, होगा, तुम्हारा भी होगा अगर तुम मेहनत करोगे। बाकी आवर टीम जैसे हर्षिल के साथ खड़ी थी, वैसे तुम्हारी सक्सेस स्टोरी के लिए भी हम तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे हर वक्त। बट तुमको एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी हम दो बढ़ाएंगे। हाँ, हम दो बढ़ाएंगे। चलो हर्षित, नाइस टू हैव यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।